हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम नूतन गुंजन हिंदी पाठमाला कक्षा 4 का 10वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ क्रमांक 10 का नाम है अपना गांव। तो गांव के बारे में जब भी हम नाम लेते हैं गांव का, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। गांव जाना सबको अच्छा लगता है। दादा दादी के गांव, नाना नानी के गांव, हम सब बहुत मजे करते हैं, वहाँ पे बहुत एंजॉय करते हैं। तो गाँव में जो परिवर्तन आ रहे हैं आजकल, जैसे पहले हम सोचते थे कि गाँव में बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं जो शहरों में मिल पाती हैं। लेकिन आजकल शहरों से ज्यादा गाँवों में सुविधाएं मिलने लगी हैं। तो जैसे गाँव में खेत होते हैं, नहरें होती हैं, बगीचे होते हैं, इतना अच्छा वातावरण होता है। गाय भैंस और सब लोग इतने प्यार से गाँव में रहते हैं। इतना अच्छा व्यवहार होता है लोगों का। तो वो देखकर हम सबका मन करता है कि हम थोड़े दिन के लिए तो गाँव में रहने के लिए जाएं। तो इस पाठ में गोबर जैसी व्यर्थ समझी जाने वाली वस्तु का सदुपयोग हमें बताया गया है। और बड़ों का अभिवादन करके उनका आदर करना, ये हमें इस पाठ से सिखाया गया है। और आधुनिक भारतीय गांव किस तरह के होते हैं, ये हम इस पाठ से सीखेंगे। तो इस पाठ में शहर और गांव का जो वातावरण है, जो जीवन है, जो रहन सहन है, वो उसका अंतर हम इस पाठ के माध्यम से जान पाएंगे। और जीवन मूल्यों के बारे में जानेंगे कि गाँव में कितना अच्छा व्यवहार होता है लोगों का, कितने अच्छे से बात करते हैं, सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। तो प्रकृति के सौंदर्य को अपने भीतर समेटने वाले गांव शहरी लोगों को लुभाते हैं। हरे भरे खेत, कलकल करके बहती नदियां, पेड़ों की डालियों पर झूला झूलते बच्चे, सरल जीवन ऐसा शहरों में कहाँ। शहरी क्षेत्र का बालक निखिल गांव की सुंदरता देखकर क्या कहता है, आओ पढ़ें। तो यहाँ पे निखिल नाम का एक लड़का रहता है जो अपने चाचा के गांव जाता है, और वहां पे उसको कैसा अनुभव होता है, वो वहां पे क्या देखता है, उस सब का वर्णन इस पाठ के माध्यम से हमें बताया गया है। पाठ शुरू करते हैं। निखिल के पिता शहर में प्राध्यापक थे। तो प्राध्यापक का मतलब होता है कॉलेज के शिक्षक या प्रोफेसर। उसके चाचा गांव में रहते थे। एक बार वह अपने पिताजी के साथ उनके गांव आया। उनकी गाड़ी एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। वहां उसके चाचा जी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वे सब तांगे से घर की ओर चल दिए। वाह, मिट्टी की सौंधी सुगंध अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे निखिल उनको बता रहा है कि जब वो तांगा गाड़ी, तांगा होता है हॉर्स यार्ड जिसको आप बोलते हो, घोड़ा गाड़ी जिसको बोलते हो, जिससे घोड़ा चलाता है जिस गाड़ी को, उसको बोलते हैं तांगा। तो उस तांगे में बैठकर निखिल अपने पापा के साथ में चाचा जी के गांव जाता है। तो वहां पे वो खेतों के बीच से गुजरता है। जब खेतों में पानी देते हैं या बारिश आती है तो कैसी खुशबू आती है मिट्टी की, वैसी ही खुशबू खेतों में पानी देने से आ रही थी। तो उसने कहा कि कितनी सौंधी सी सुगंध अच्छी लग रही है। तो सौंधी का मतलब होता है गीली मिट्टी की जो महक होती है। थोड़ी ही देर बाद ही गांव के घर दिखाई देने लगे। पिताजी ने एक इमारत की ओर संकेत करते हुए बताया, यह खरीद भंडार है। तो यहाँ पे संकेत का अर्थ लिया गया है इशारा। तो इशारा करके, एक हाथ से इशारा करके हम कोई चीज बताते हैं ना, तो वैसे ही जो निखिल के पिताजी थे, वो उन्होंने एक इमारत, इमारत का मतलब होता है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की तरफ इशारा किया और बताया कि यह खरीद भंडार है। तो यहाँ अपना अनाज बेचकर किसान उचित कीमत पाते हैं। तो गांवों में, हर गांव में एक घर टाइप बनाया जाता है जिसमें जो भी अनाज होता है खेतों में, वो अनाज, अब इतना अनाज तो वो खाते नहीं है, तो वो उनको बेचना पड़ता है। तो बेचने के लिए एक जगह बना दी जाती है। तो गांव के सारे जो भी किसान हैं, वो अपना अनाज लेकर उस जगह जाते हैं। उस अनाज की अच्छी कीमत उनको दे दी जाती है। तो यहाँ से अनाज पहले सरकारी गोदाम में पहुंचाया जाता है, और वहां से यह उचित दर की दुकानों पर जाता है, जहां से हम राशन के रूप में इसे प्राप्त करते हैं। तो जब
उचित कीमत पर अनाज खरीद भंडार में किसान अनाज बेचते हैं, तो वो बेचने के बाद सबसे पहले सरकारी गोदाम में वो अनाज जाता है और सरकारी गोदाम से अलग अलग उचित दर की जो दुकानें हैं वहां पे वो अनाज पहुंचाया जाता है, जहां से हम राशन लेते हैं। गांव की सुंदरता देखते हुए वे घर पहुंच गए। तो गांव की सुंदरता किसको अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि चारों तरफ हरियाली होती है, बहुत ही सुंदर घर होते हैं, बहुत ही शांति होती है और चारों तरफ पक्षी चहचहा रहे होते हैं। तो घर के आंगन का जो फर्श था वो कच्चा था, कच्चा मतलब कि लेकिन सफाई से लीपा गया था। तो कच्चा का मतलब होता है कि वहां पे ऐसे सीमेंट का फर्श नहीं बनाया जाता है। वहां पे जो गोबर होता है गाय भैंस का, उसको पानी मिला के थोड़ा पतला किया जाता है और उसके बाद में ऐसे फर्श के ऊपर लिपा जाता है। तो बहुत ही सुंदर दिखता है वो, उसमें कुछ स्मेल वगैरह नहीं आती है। चाची जी और उनके बेटे हरदेव ने पिताजी के पांव छूकर उनका अभिवादन किया। तो यहाँ पे अभिवादन, अभिवादन का अर्थ है उन्होंने चरण स्पर्श किए। अभिवादन में जैसे हम नमस्ते करते हैं, पैर छूते हैं, हेलो हाय करते हैं, वो सब होता है अभिवादन में। तो चाची जी जो थी, उनके बेटे हरदेव थे, तो हरदेव ने पिताजी के पांव छुए और उनको अभिवादन किया। तो चाची जी ने उन्हें स्वादिष्ट छाछ पिलाई। छाछ मतलब बटर मिल्क। तो छाछ पीकर निखिल हरदेव के साथ नहाने चला गया। अब बच्चों को क्या लगता है, बच्चों को सिर्फ खेलना मिल जाए या फिर घूमने को मिल जाए अच्छी अच्छी जगह पे। तो निखिल जो है वो फटाफट से वहां पे उसने छाछ पी और छाछ पीकर जो हरदेव था चाची का बेटा, उसके साथ में वो नहाने चला गया कुएं के ऊपर। गांव में लोग, बहुत सारे लोग कुएं के ऊपर नहाते हैं। तो यहाँ पे आपको चित्र भी दिखाई दे रहा है कि निखिल नहा रहा है और हरदेव उसके ऊपर पानी डाल रहा है। हुर्रे, मजा आ रहा है। तो यहाँ पे वो बहुत ही खूब आनंद ले रहा है। ठंडे पानी से नहाकर निखिल को ताजगी का अनुभव हुआ। फिर हरदेव निखिल को अपने खेत पर ले गया। तो ठंडे ठंडे पानी से नहाकर निखिल को बहुत ही फ्रेश महसूस हो रहा था, अच्छा लग रहा था। फिर वो हरदेव के साथ में निखिल को अपने खेत पर लेकर गया। तो वहां छोटी छोटी क्यारियों में भिंडी, करेले, टमाटर के पौधे लगे थे। तो क्यारी, क्यारी का मतलब होता है जैसे एक खेत होता है, खेत में ही छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं कि थोड़ी दूर में पालक लगा दिया, भिंडी लगा दी, करेले लगा दिए, टमाटर लगा दिए, थोड़ी थोड़ी दूर में। तो छोटी छोटी दूरी में जो सब्जियां लगाई जाती हैं उनको बोलते हैं क्यारियां। तो लौकी की बेल पेड़ से लिपटी थी। निखिल ने नींबू के पेड़ का पत्ता तोड़कर सूंघा। जब भी हम जैसे आम का पेड़ का पत्ता हुआ, नींबू का हुआ या जामुन का हुआ, वो पत्ते जब हम तोड़ के सूंघते हैं तो उसमें उसी फ्रूट की खुशबू आती है ना। तो उसमें से नींबू की सुगंध आ रही थी। क्यारियां देखकर उसने पूछा, भैया हमारे घर के पीछे खाली पड़ी जगह में क्या हम सब्जियां उगा सकते हैं? तो ये सब देखकर उसके, निखिल के भी मन में आया कि हम भी सब्जियां लगाते हैं। तो उसने हरदेव से पूछा कि हमारे पीछे, घर के पीछे जो खाली जगह है उस पे हम सब्जियां लगा सकते हैं ना। तो हरदेव ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। वे आगे बढ़े। हरदेव ने बताया, आजकल बीज बोने का मौसम है, इसलिए किसान व्यस्त हैं। तो व्यस्त का मतलब है काम में लगे हुए हैं। तो निखिल उस मौसम में गांव आया था जिस मौसम में फसलों के बीज लगाए जाते हैं, यानी फसल उगी नहीं होती है उतनी। तो अलग अलग फसलों के बीज लगाए जा रहे थे। तो हरदेव ने कहा कि इस मौसम में किसान जो है वो बहुत ही अपने काम में व्यस्त रहते हैं, बहुत ही अपने काम में लगे हुए रहते हैं। उधर धान के खेतों में धान के छोटे छोटे पौधे लगे हैं। तो यहाँ पे हमें चित्र में दिखाई दे रहा है जो धान है, यानी खाने का जो अनाज है, उस खेतों में छोटे छोटे धान के पौधे लगे हैं। जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तो वे इन्हें फैलाकर पूरे खेत में लगा देंगे। वह देखो, किसान ट्रैक्टर और हल से खेत जोत रहे हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि जैसे चावल की खेती होती है या प्याज की खेती होती है, तो उनको एक जगह पे छोटे छोटे पौधे कर लिए जाते हैं, है ना। तो उन पौधों को फिर बहुत बड़ी दूरी में अलग अलग उनको लगा दिया जाता है। तो हरदेव बता रहा है कि वह देखो, किसान ट्रैक्टर और हल से खेत जोत रहे हैं। क्या आपने देखा है कभी किसानों को हल जोतते हुए?
पहले के लोग जैसे ये यहाँ पे बैल के साथ में हल जोत रहा है, लेकिन आजकल ट्रैक्टर से हल जोतने लगे हैं। ये चीज बहुत कम हो गई है, बैल से हल जोतना, बहुत खेत जोतना कम हो गया है। आजकल ट्रैक्टर से ही खेत जोते जाते हैं। वे बातें करते करते बस्ती की तरफ आ गए। तो निखिल बोलता है, अरे वह आपका विद्यालय है? तो निखिल बोलता है, हाँ, आसपास के गांवों के छात्र भी यहाँ पढ़ने जाते हैं। क्योंकि जब एक कोई बड़ा गांव है और उसके आसपास जैसे छोटे छोटे गांव हैं, तो छोटे छोटे गांवों में विद्यालय और भी बहुत सारी सुविधाएं इतनी नहीं मिल पाती है। तो हरदेव का गांव जो था वो थोड़ा बड़ा था, तो वहां पे एक बड़ा विद्यालय था। तो आसपास के जो भी गांव के बच्चे थे वो उसी विद्यालय में पढ़ने के लिए आते थे। लौटते समय निखिल ने पशुशाला देखी। तो यहाँ पे पशुशाला का मतलब लिया गया है जहाँ पे बहुत सारे गाय भैंस ये बंधी हुई रहती है। उसमें कुछ गाय भैंसे बंधी थी। घर के बाजू में बना गोबर गैस संयंत्र दिखाते हुए हरदेव ने बोला, इस संयंत्र में गोबर गैस बनती है। तो यहाँ पे गोबर गैस संयंत्र का मतलब होता है प्लांट, जैसे कि हमें चित्र में दिखाई दे रहा है कि जो गोबर होता है गाय का भैंस का, उस गोबर से गैस बनाई जाती है। तो ऐसा प्लांट लगाया जाता है, उसमें गोबर के द्वारा खाना बनाने वाली जो गैस होती है वो बनाई जाती है। तो यहाँ पे हरदेव बोला कि इस संयंत्र में गोबर गैस बनती है। इस गैस के इस्तेमाल से अब रसोई में धुआं नहीं होता है, मक्खी मच्छर भी नहीं होते। तभी चाचा जी ने आकर कहा, जल्दी आओ, तुम्हारी चाची ने खाना तैयार कर दिया है। तो यहाँ पे जब वो गोबर गैस संयंत्र देख रहे थे, प्लांट देख रहे थे उसका, तो इतने में ही चाचा जी आए और उन्होंने कहा कि चाची ने तुम्हारे लिए खाना तैयार कर दिया है, जल्दी चलो खाने के लिए। तो यहाँ पे हरदेव बता रहा है कि गोबर गैस संयंत्र का क्या क्या इस्तेमाल होता है और रसोई में खाना बनाते समय धुआं भी नहीं होता है। तो ये सारा इस्तेमाल हरदेव निखिल को बता रहा है। जब चाचा जी की बात खाने की उन्होंने सुनी, तो दोनों हाथ धोकर रसोई घर में गए। चाची जी ने खाना परोसा। खाने के साथ घर में बना मक्खन खाकर निखिल फूला न समाया। तो जब हाथ मुंह धोकर रसोई घर में पहुंचे तो चाची ने खाना परोस दिया था, उनको प्लेट में खाना डाल दिया था। तो खाने के साथ में जो घर में मक्खन बनाते हैं, जिसको बटर बोलते हो आप लोग, तो वो चाची ने उसको खाने के लिए दिया। तो निखिल बहुत ही खुश हो गया। यहाँ पे देखो, एक मुहावरा भी दिया गया है, फूला न समाना। तो फूला न समाना का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश होना। तो यहाँ पे निखिल और हरदेव खाना खा रहे हैं, चाची उनको खाना परोस रही है, और निखिल खाना खाते समय सोच रहा है कि कितना प्यारा गांव है। तो यह जो पाठ है वो भारतीय गांव का एक चित्र प्रस्तुत करता है। आशा है आपको पाठ समझ में आया होगा। तो अभी हम बढ़ते हैं शब्द अर्थ की तरफ। तो शब्द अर्थ में पहला शब्द है प्राध्यापक। प्राध्यापक का अर्थ है कॉलेज का शिक्षक या प्रोफेसर। सौंधी, गीली मिट्टी की महक। सुगंध, खुशबू। संकेत, इशारा। व्यस्त, काम में लगा हुआ। संयंत्र, प्लांट। तो यहाँ पे पशुशाला का अर्थ भी दिया गया है, जो मैंने पाठ में बताया था, वह स्थान जहाँ पालतू पशु रहते हैं। और यहाँ पे देखिए ये मुहावरा भी आया है जो हमने अभी हल किया है, फूला न समाना, यानी बहुत प्रसन्न होना। तो यहाँ पे श्रुत लेख के लिए हमारे पास कुछ शब्द है। पहला है प्राध्यापक, प्रतीक्षा, सौंधी, सुगंध, संकेत, भंडार, आंगन, अभिवादन, ट्रैक्टर, संयंत्र। तो श्रुत लेख वाले शब्द आपको हमेशा कॉपी में लिखने चाहिए, क्योंकि मात्राओं की गलती की वजह से ही हिंदी में अंक काट लिए जाते हैं। इसलिए जो हार्ड मीनिंग्स हैं वो आप अपनी नोटबुक में अवश्य लिखें। अभी हम बढ़ते हैं मौखिक और लिखित प्रश्नों की ओर। मौखिक का पहला प्रश्न है, निखिल अपने पिताजी के साथ कहाँ गया? तो इसका उत्तर है, निखिल पिताजी के साथ अपने चाचा जी के गांव गया। ख है, हरदेव ने अपने ताऊजी का अभिवादन कैसे किया?
तो इसका उत्तर है हरदेव ने अपने ताऊजी के पांव छूकर उनका अभिवादन किया। ग है निखिल ने खेत में कौन कौन सी सब्जियां देखी। तो हमने पाठ में पढ़ा था कि निखिल ने खेतों में भिंडी, करेले, तोरी, टमाटर और नींबू देखे थे। तो लिखित ये हो गए हमारे मौखिक प्रश्न। अभी हम चलते हैं लिखित प्रश्नों की ओर। तो लिखित का पहला प्रश्न है, निखिल के पिता शहर में क्या काम करते थे। तो इसका उत्तर है निखिल के पिता शहर में प्राध्यापक थे। ख है पिताजी ने खरीद भंडार के विषय में क्या बताया था। तो इसका उत्तर होगा पिताजी ने बताया कि किसान अपने खेतों में उपजे अनाज को बैलगाड़ियों या ट्रकों में लाद कर सरकारी खरीद भंडार में बेचकर उचित कीमत पाते हैं। यहाँ से अनाज सरकारी गोदाम में पहुँचता है और वहाँ से उचित दर की दुकान तक पहुँचता है। तो ये हम सब ने पाठ में पढ़ा था कि जो खेतों में अनाज होता है वो बैलगाड़ियों और ट्रकों के माध्यम से सरकारी खरीद भंडार तक पहुंचाया जाता है और उचित कीमत किसानों को मिलती है अनाज की। और अनाज जो है वो सरकारी गोदाम में जाता है, सरकारी गोदाम से वो उचित दर की दुकानें यानी कि जहां से हम राशन प्राप्त करते हैं वहां तक वो अनाज पहुंचाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ग है किसान क्यों व्यस्त थे। तो इसका उत्तर है किसान अपने खेतों में बीज बो रहे थे इसलिए वे व्यस्त थे। घ है धान के पौधे किस प्रकार लगाए जाते हैं। तो इसका उत्तर है धान के छोटे छोटे पौधे पहले खेत में क्यारियां बनाकर पास पास लगाए जाते हैं। जब ये थोड़े बड़े हो जाते हैं तब इन्हें पूरे खेत में लगा दिया जाता है। तो यहाँ पे ड़ वाला प्रश्न है, गोबर गैस संयंत्र लगवाने से क्या लाभ हुआ। तो इसका उत्तर है गोबर गैस संयंत्र लगवाने से मक्खी मच्छरों से छुटकारा मिल गया, रसोई घर धुएं से मुक्त हो गया, चूल्हा जलाने में अधिक मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। प्रश्न संख्या 2 है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क है निखिल के चाचा जी कहाँ रहते थे। तो निखिल के चाचा जी गांव में रहते थे। ख है निखिल नहाने के लिए कहाँ गया। तो निखिल नहाने के लिए कुएं पर गया था। ग है किस मौसम में किसान बहुत व्यस्त होते हैं। तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा बुआई के समय यानी कि जब बीज लगाए जाते हैं उस समय किसान बहुत ही व्यस्त होते हैं। घ है क्या खाकर निखिल फूला न समाया। तो इसका उत्तर होगा घर में बना मक्खन जो चाची ने निखिल को खिलाया था वो खाकर निखिल फूला न समाया था। अगला प्रश्न है सोच कर लिखिए। तो सोच कर लिखिए का प्रश्न है गांव की उन्नति से ही देश की उन्नति है, कैसे। तो यहाँ पे हमें पूछा है कि अगर गांवों की उन्नति होगी तो हमारे देश की उन्नति किस तरीके से हो सकती है। तो ये आप अपने शब्दों में लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमने उत्तर लिखा है, हमारे देश की बड़ी आबादी गांवों में रहती है और खेती करती है। यदि गांव में उन्नत किस्म के बीज, आधुनिक यंत्रों से खेती की जाए तो उपज भी अच्छी होगी। ग्रामीण शिक्षित होंगे तो उनकी उन्नति से देश की भी उन्नति होगी। आगे हम बढ़ते हैं पाठ के नीचे का जो व्याकरण है उसकी तरफ। तो भाषा से का पहला प्रश्न है, विपरीतार्थक शब्द चुनकर लिखो। विपरीतार्थक यानी कि अपोजिट वर्ड्स, विलोम शब्द जिसको हम बोलते हैं। तो सुविधा असुविधा, सुगंध दुर्गंध, न्याय अन्याय, साधारण असाधारण, आदर अनादर, उपस्थित अनुपस्थित, उचित अनुचित, उपयोगी अनुपयोगी। तो प्रश्न संख्या 2 है, स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन लिखो। तो यहाँ पे लिंग शब्द दिए गए हैं जिनके बहुवचन हमें बनाने हैं। पहला है क्यारी क्यारियां, सब्जी सब्जियां, नाली नालियां, बैलगाड़ी बैलगाड़ियां, पुस्तक पुस्तकें, दुकान दुकानें, बात बातें,
भैंस, भैंसे। प्रश्न संख्या 3 है, सही विशेषण शब्द छांटकर नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करो। तो विशेषण शब्द जो है वो हमें छांटकर इन पंक्तियों को कंप्लीट करना है। तो पहला है क, डैश में हमने लिखा है विशेषण शब्द लहलहाते। तो लहलहाते खेतों को देखकर किसान का मन बहुत प्रसन्न होता है। ख है, कुएं के पानी से स्नान करना एक सुखद अनुभव था। ग है, ट्रकों द्वारा यह अनाज सरकारी गोदामों में पहुंचाया जाता है। घ है, खेतों में छोटी छोटी क्यारियां बनी हुई थी। ड़ है, पशुशाला में कुछ गाय भैंसे बंधी हुई थी। प्रश्न संख्या 4 है, यहाँ पे हमें शब्द दिए गए हैं, उनके अर्थ हमें पढ़ने हैं और अंतर समझकर अपनी अपनी कॉपी में वाक्य बनाकर इनको लिखना है। तो पहला है अध्यापक। तो अध्यापक का अर्थ होता है शिक्षक। तो यहाँ पर हमने वाक्य लिखा है, हमारे हिंदी के अध्यापक विनोद प्रिय हैं। तो यहाँ पे आप अपने शब्दों में भी अपना वाक्य लिख सकते हैं। प्राध्यापक, प्रोफेसर या कॉलेज में पढ़ाने वाला। तो इसका वाक्य है, निखिल के पिताजी शहर में प्राध्यापक थे। अगला है खेत, जहां अन्न उगाया जाए। तो इसका वाक्य है, सड़क के दोनों ओर लहलहाते खेत थे। अगला है खलियान। तो खलियान का अर्थ है जहां फसल काट कर रखी जाती है। तो इसका वाक्य है, खलियानों में फसल काट कर रखी जाती है। ग है पशुशाला। तो पशुशाला का अर्थ है पालतू पशुओं के लिए बना स्थान। गाय भैंसों को पशुशाला में रखा जाता है। चिड़ियाघर, तो जहां विश्व भर से लाए पशु पक्षियों को रखा जाता है। इसका वाक्य है, दिल्ली का चिड़ियाघर बहुत प्रसिद्ध है। पांचवा प्रश्न है, उदाहरण के अनुसार सही शब्द लिखकर प्रत्येक वाक्य पूरे करो। क है इसमें, कई किसान खेत जोत रहे थे, किसानों के चेहरों पर खुशी दिख रही थी। ख है, जंगल में कई पेड़ थे, पेड़ों पर पक्षी बैठे थे। ग है, खेत लहलहा रहे थे, इस बार खेतों की हरियाली देखने योग्य थी। प्रश्न संख्या 6 है, इन वाक्यों को पढ़ो और क्रिया विशेषण शब्दों के नीचे रेखा खींचो। तो हमें अंडरलाइन करना है जो क्रिया विशेषण शब्द हैं, यानी कि कोई क्रिया कब, कहाँ और कितनी और कैसे हो रही है, यह बताने वाले शब्द होते हैं क्रिया विशेषण। तो क है, हरदेव निखिल को भीतर ले गया। तो यहाँ पे क्रिया विशेषण है भीतर। तो भीतर को हम अंडरलाइन करेंगे। ख है, उसे छाछ बहुत स्वादिष्ट लगी। तो बहुत शब्द है क्रिया विशेषण। ग है, चाची जी भी रोज यहाँ आती हैं। तो रोज शब्द है क्रिया विशेषण। घ है, आजकल बीज बोने का मौसम है। तो आजकल शब्द हो गया क्रिया विशेषण शब्द। तो आशा है आपको पाठ और इसके प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कुछ भी डाउट है आपको या कोई दूसरा व्याकरण का टॉपिक समझना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।